बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो सड़क पर लगे लैंपों में, जो सड़क पे लाइट लगी होती है बेटा, ऐसे करके उसमें हम क्या होता है, बल्ब होता है, उसके बाद हम उसमें लगा देते हैं उत्तल दर्पण। उससे क्या होता है, वो नीचे की तरफ फैल जाती है लाइट। दूसरा क्या होता है, मोटर गाड़ियों के पीछे देखने के लिए इसका उपयोग कहाँ होता है, मोटर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए। तुमने देखा होगा ड्राइवर के ऊपर जो होता है, जहां बैठा होता है उसके साइड में ऐसे करके दर्पण लगा होता है, या गाड़ियों के दरवाजे के बाहर निकला हुआ देखा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं बेटा, देखो ऐसा है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये हमने जब प्रतिबिंब बनाया तो देखा था। तो जब गाड़ी पीछे से आ रही होगी और हम उसे देखेंगे तो क्या होगा, एक तो जब अगर हम उत्तल दर्पण लगाएंगे तो पूरी गाड़ी हमें उस दर्पण में दिखाई दे जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा कि ये बात ठीक है कि वो आभासी प्रतिबिंब होने के कारण जितनी दूर पे होगी उससे पास लगेगी, लेकिन हमें पूरी गाड़ी उसी दर्पण में दिखाई दे जाएगी। इसलिए जो कारों मोटर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब आया अवतल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग, अवतल दर्पण। तो बेटा देखो, अवतल दर्पण का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं डॉक्टर्स। कौन करता है, जो डॉक्टर। तो आंख, कान, नाक, गला और दांत, ठीक है, जितने भी डॉक्टर हैं ये उसमें क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखा होगा वो शीशा ऐसे लगाते हैं, वहां पे एक शीशा होता है, उस पर आगे लाइट लगी होती है, ऐसे लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो किरणें वहां तक पहुंचाने के बाद उनको बड़ा दिखाई देने लगता है। क्या करता है, बड़ा दिखाई देने लगता है और रियल इमेज, वास्तविक इमेज बनती है। इसलिए वास्तविक चीज दिखाई देती है और बड़ी दिखाई देती है। इसलिए अवतल दर्पण का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करते हैं, डॉक्टर्स। दूसरा होता है मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में। देखो हेडलाइट देखिए, जो कार के आगे लगी जाती है, उसमें क्या होता है, पीछे चमकदार सा लगा होता है रिफ्लेक्टर, और उसके आगे कांच होता है। तो वो इसलिए लगाया जाता है जिससे किरणें फैले और एक बड़ा हिस्सा जो है, बड़े हिस्से में लाइट फैल जाए। इसी प्रकार सर्च लाइट होती है जो अंधेरे में डाली जाती है, उसमें भी इसीलिए डालते हैं कि जिससे विस्तृत इलाके में जो है वो लाइट फैल जाए। पढ़ते हैं वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। देखो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। और दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। बेटा देखो, v प्रतिबिंब की स्थिति होती है, u वस्तु की स्थिति होती है और f फोकस दूरी होती है। ये सूत्र दोनों ही दर्पणों के लिए लागू है। ये सूत्र जो है दोनों दर्पणों के लिए लागू है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। क्या प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो बेटा अभी हमने तुम्हें सूत्र बताया था, F = क्या था, R/2, यानी कि फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, F दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, फोकस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, R। तो अगर हम R को ऐसे लिख दें, R इसकी कर्ण गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, R = 2f। तो R = 2 और f हमें कितना दिया, 20, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर।
तो ये सूत्र भी है R = 2F। या तो हम ये कहें कि किसी दर्पण का फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या ये कहें कि वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है, एक ही बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कितना होगा 40 सेंटीमीटर। फिर से समझ लो, F = R/2। R निकालना है तो R को यही रखा, इस दो को इससे गण गुणा कर दी, तो गण गुणा करके क्या हो जाएगा R = 2F। तो R = 2 * F में कितना दिया 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? फिर से पढ़ लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? सूत्र वही F = R/2। इस बार हमें क्या दिया है? पिछली बार दिया था F दिया था, इस बार हमें क्या दिया है R। तो F = R/2। R कितना दिया है हमें 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या दी है ना, वक्रता त्रिज्या 40/2। तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 20 आएगा। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है प्लस में, तो हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा F = R/2 से संबंधित प्रश्न। अब बेटा इन दर्पणों में एक ही चीज बचती है हमारी, वो है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का क्या मतलब होता है कि कोई दर्पण किसी वस्तु को कितना छोटा या बड़ा कर सकता है, यानी कि उसके वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई में क्या अनुपात है, वो क्या कहलाता है रेखीय आवर्धन। तो चलो अब पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जो वस्तु हमारी कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, उसके अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो, तो बेटा देखो हमने बताया था कि जो ऊपर की लंबाइयां होती है वो प्लस में नापी जाती है, नीचे की लंबाइयां माइनस में नापी जाती है। इसे किससे प्रकट करते हैं? m से। इसे किससे प्रकट करते हैं? m से, क्योंकि इसका नाम होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का m ले लिया, तो रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हुआ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब हमने प्रतिबिंब का मतलब होता है I, तो हमने ले लिया I, और वस्तु का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो हमने ले लिया O। तो m = I/O। लेकिन हमने तुम्हें बताया था प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है v, और वस्तु तक की दूरी क्या होती है ध्रुव से u, और इसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा सूत्र है m = I/O = -v/u। अगर m का मान प्लस में आए तो प्रतिबिंब सीधा होगा, और यदि m का मान माइनस में आए तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। अब यदि मैं ये तुमसे पूछूं कि अगर m का मान पॉजिटिव आया तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, तो हमने तुम्हें बताया था कि दर्पण के मामले में जितने भी उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होते हैं, और जितने सीधे होते हैं वो आभासी होते हैं। तो जब सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। अगर m नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसका मतलब वो वास्तविक। ठीक है बेटा।